अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल बड़ा एक मैदान सजने जा रहा है पंजाब असम्बली में और वहां पे इंतखाब होना है नए चीफ मिनिस्टर का। हमजा शहबाज शरीफ साहब बनेंगे चीफ मिनिस्टर या फिर परवेज़ इलाही साहब बनेंगे, जो कि पीटीआई की तरफ से कैंडिडेट हैं और जॉइंट कैंडिडेट पीएमएल क्यू के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पिछले चंद दिनों से बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। पंजाब में बहुत गहमा गहमी है। 17 जुलाई का इंतखाब देखा, उसके बाद की सूरत हाल भी आप सबके सामने है। लेकिन अब इंतखाबात से पहले दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग की बाज़ गश्त हमें सुनाई देने लगी कि जनाब बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं एमपीएज की, और दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पीटीआई पर भी इल्ज़ाम लगाया गया है चंद एक पीएमएलएन के एमपीएस की तरफ से जी कि उनको 10-10 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई है और उसका खैर सबूत नहीं। पीटीआई के 3 अराकीन ने बाकायदा एफिडेविट भी जमा करा दिया कि, और उन्होंने कहा कि जी हम इस पर आपको मज़ीद सबूत भी देंगे। फिर एक ऑडियो रिकॉर्ड यानी कि टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड जो है वो एक जो शॉट था वो भी दिखाया गया कि जनाब इस नंबर से अता तारड़ साहब जो हैं वो फ़ोन करते रहे हमें और 15, 20, 25, 40 करोड़ रुपए तक की भी ऑफ़र हुई। फिर एक जो चौधरी मसूद अहमद साहब हैं पीटीआई के एमपीए, उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उन्होंने 40 करोड़ रुपए लिए और उसके बाद वो टर्की रवाना हो गए और अब वो अनकरा में हैं। वो पीटीआई के एमपीए थे। नंबर गेम सबके सामने है। टोटल 188 था, जो अब कह रहे हैं कि 187 रह गया उन्हीं चौधरी मसूद साहब के जाने के बाद। और आज फवाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि जनाब 183 अभी मेरे इर्द गिर्द हैं, जहाँ पे भी खड़े वो बात कर रहे थे। और 186, 187 जब इमरान खान साहब अभी आज रात को पहुँचेंगे तो वो भी हमारे साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक फैसला मुतवक्के था लेकिन फैसला नहीं आया। ऑब्जर्वेशंस आई। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था और ये तौहीन अदालत का केस था राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, जिस पर ऑब्जर्वेशन ये आई कि ये नाकाफ़ी सबूत हैं, आप मज़ीद सबूत लेकर आएँ तो फिर हम इस पर मज़ीद कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम इस दौरान पंजाब के जो कल इंतखाब होने जा रहा है चीफ मिनिस्टर का, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी कल पहरा दे रहा है। दूसरी जानिब ज़राए के हवाले से हमें यह पता चला है कि अली अमीन गंडापुर साहब की ड्यूटी लगाई है इमरान खान साहब ने कि जनाब आपने इंश्योर करना है कि इस होटल से कल 4 बजे पंजाब असम्बली के हॉल तक हमारे तमाम अराकीन जो हैं वो पहुंचने चाहिए, जितने भी होंगे। तो एक पहरा जो है अली अमीन गंडापुर साहब दे रहे हैं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है कि वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तीसरी चीज़, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया साहिबा ने सब्तैन खान समेत दीगर की दरखास्तों पर आज फैसला जारी कर दिया और उसमें यह था कि जी हमारे इंतखाब जो मेंबरान हैं उनको हरासा किया जा रहा है और उनकी बोली लगाई जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। और तो ऑनरेबल जस्टिस आलिया साहिबा ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दे दिया है और उनको कहा है कि दोनों साइड्स के अराकीन असम्बली के वोट कास्ट करने के अमल को यकीनी बनाएं। अराकीन असम्बली अपनी मर्जी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार को बिला खौफ ख़तर वोट कास्ट कर सकें। और ये उनको कहा सरकारी वकील को कि जी ये मेरा हुक्मनामा बाकायदा तौर पर फरीकैन को और लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचा दिया जाए। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आज पहले तो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि शायद 5 बंदे गायब भी हो सकते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि जी 5 नहीं बल्कि 50 लोग भी अपनी ज़मीर की आवाज़ पर परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं डालेंगे। और उन्होंने वजह यह बताई कि जनाब वो लोग कैसे वोट डाल सकते हैं जो कि ये जानते थे कि उनका लीडर इमरान खान इन्हीं परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू डिक्लेयर करता था, तो अब वो उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर जिनका ज़मीर ज़िंदा है और वो शऊर रखते हैं तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं डालेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया कमरज़मान कायरा साहब आपके वक्त का।
कारा साहब शुरू करते हैं, पहले राना सनाउल्लाह साहब की छोटी सी गुफ्तगू है, अगर इजाज़त दें तो वो सुन लें, क्योंकि आपके वो कैबिनेट कोलीग हैं, वज़ीर दाखिला हैं। क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, ये ज़रा सुन लें। सियासी शऊर और जमहूरी सोच की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ 5 नहीं 50 लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि ये सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और अपने वोट का हक जो है या इस्तेमाल कर सकते हैं या रोक सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। पीटीआई की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है और जो शऊर रखते हैं, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह है वो भाई तुम इसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे। जी कमरज़मान कायरा साहब, राना सनाउल्लाह साहब की ये मंतक खैर कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि फिर काउंटर आर्गूमेंट ये आता है कि जरदारी साहब जो इस वक्त भरपूर एक्टिव हैं, चौधरी शुजात साहब से भी मिले और फिर कहा यह जा रहा है कि आज भी उनकी दोबारा मुलाकात हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि चौधरी शुजात साहब का स्टेटमेंट आ गया कि परवेज़ इलाही साहब उनके भाई हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो जिनके लिए जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के वालिद साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो भी बहुत सख्त बयान देते रहे हैं। तो मुफाहमत की सियासत तो चले अब हो रही है, तो क्यों मतलब ये इसमें कोई वज़न है? ठीक है, ज़मीर की आवाज़ हो सकती है, सियासी शऊर हो सकता है, लेकिन इस वजह से कि उनके लीडर उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे हैं, ये कुछ लॉजिक समझ में आती है? पहली बात तो ये है कि राना साहब ने अपनी एक अंदाजे की बात कही है कि मेरे ख्याल में अगर लोग, हो सकता है कैसे लोग इतने लोग वोट ना दें, हो सकता है, ये एक प्रोपोजिशन है, मफरूज़ है, उनका ख्याल है वो, और उसको ख्याल को सब्सटेंशिएट यूँ करते हैं कि जी वो उनका माजी ये था, इमरान खान साहब की उनके बारे में राय ये है, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ लोग हो सकता है वोट ना डालें। ये हो सकते वाली बात है, सही। इसको कोई कंपल्शन से या वजारत दाखिला से या किसी जबर से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कल फवाद ने, खैर उसका तो काम ही ऐसा है, उसका मिजाज ही है, लेकिन कल फवाद ने वैसे ही बेपरखी छोड़ दी, जिस तरह वो ऑलरेडी उसके है बीमारी है कि उसको झूठ बोलने की, तो उसने एक बात कह दी और जरदारी साहब का भी नाम दे दिया और इमरान खान साहब ने भी यही फरमा दिया, और उसकी तरदीद आ गई फ़ौरन। तारड़ साहब ने आके बाकायदा कहा कि मैं हलफ देने को तैयार हूं, कोई ऐसी बात नहीं। अब सवाल यह है कि फवाद ने तो एक दफ़ा कहा, एक इल्ज़ाम जरदारी साहब पे लग रहा था, तरदीद अता तारड़ साहब दे रहे हैं। अता तारड़ साहब का नाम दिया जा रहा था कि अता तारड़ साहब के जरिए पैसे दिए जाए ऑन बिहाफ ऑफ जरदारी साहब। नहीं हाँ, मैं जितना मैं कर रहा हूँ मैं उसके उस हिस्से पे भी आता हूँ, आपका जरदारी साहब के बारे में जो है नुकता उसको भी छेड़ता हूँ मैं। लेकिन सवाल यह है कि अता तारड़ साहब के इस बयान दे देने के बाद कल भी सारे खबरनामे में, आज भी, कल रात के प्रोग्राम भी और आज आपका प्रोग्राम भी, अगर इसी बात को हैमर कर रहे हैं और जरदारी साहब का नाम ले रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गुनाह किया है हमने कि जब वजाहत भी आ गई, इसके बावजूद सफाई भी आ गई, इसके बावजूद तरदीद भी आ गई, इसके बावजूद इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग वाले, नाम है जरदारी साहब, पैसे लगा रहे हैं, कितना, क्यों, क्या कसूर है आसिफ जरदारी का कि आप तसलसल से सारा मीडिया उनका नाम लिया जा रहा है? अच्छा सर, मैं एक छोटी सी वजाहत दे दूं, मैं छोटी सी, मैं कल से ये बात कर रहा हूं कि पैसा नहीं लगा रहे जरदारी साहब, मैं ये वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, वो अपना चाम प्ले कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इत्तेहादी होने का हक अदा कर रहे हैं। क्या मीडिया की मेजॉरिटी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? कर रही है। कोई 25 लाख करोड़ कह रहा है, कोई 30 करोड़ कह रहा है, कोई 35 करोड़ कह रहा है, कोई 40 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है, कोई अरब रुपया कह रहा है। यार, इन अजम्पशंस की बुनियाद पे गुफ्तगू का कितना खौफनाक असर होता है लोगों के जहनों पे। मैंने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया और इल्ज़ाम हैमर होना शुरू हो जाता है, आप बेगुनाह हैं, आप अपनी बेगुनाही साबित करते रहिए जाकर, लोगों के जहनों में तो ज़मीर हैदर का इमेज उड़ गया। अगर कोई बंदा बेगुनाह, अब सवाल आ गया कि जी जरदारी साहब के ऊपर बड़ा क्यों गए हैं चौधरी शुजात से मिलने? चौधरी शुजात साहब हमारे इत्तेहादी हैं। बिल्कुल है, सही। अपने इत्तेहादी के पास जाके आप अपनी मदद सीख कर सकते हैं ना, आप सपोर्ट सीख कर सकते हैं, आखिरी वक्त तक अपनी कोशिश जारी रख सकते हैं।
आज भी अगर वो गए हैं और वो कोशिश करने गए हैं, मिसाल के तौर पर, मुझे नहीं पता वो क्यों गए हैं और उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आज फिर जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब से मिलने गए हैं और फिर वो उनको इस बात पे कायल करने गए हैं कि चौधरी साहब आप अपनी जमात का वोट हमारे हक में इस्तेमाल कराएं। तो ये कौन सा गुनाह है भाई? ये तो हमारा हक है ना कन्विंस करना आखिरी वक्त तक। लोग तो पोलिंग स्टेशन पे जाते हुए तक वोटिंग अपना माइंड चेंज कर अपनी पर्चियां पकड़ा रहे होते हैं कि इसको आपने वोट करना। सो इसको इस मामले से लेके लिंक कर देना। फिर तीसरी गुजारिश है कि जी एक बंदा 40 करोड़ लेके बाहर चला गया, बाकी लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई हाई कोर्ट जाता है, ये मीडिया गिमिक्स है सारे। ये एफिडेविट 3 जो है, मैं गुजारिश मतलब ये भी एक चीज सामने आ रही है। 3 एफिडेविट हैं। इसके जवाब में जिस शख्स के खिलाफ ये एफिडेविट है वो आपके प्रोग्राम में बैठ के हलफ उठा के कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। इन 3 एफिडेविटों को मैं मक्के मदीने के डॉक्यूमेंट मान लूं और उसके बयान को ना समझूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो हल्फ है तो यकीनन मतलब कुरान पे जब वो कह रहे हैं तो हमारे लिए तो इसके आगे कोई बात नहीं। मैं आपके सवालों के जवाब में कह रहा हूं। ठीक है। अर्ज ये है कि ज़मीर सवाल सिंपल ये है, इलेक्शन हो रहा है, वो कह रहे हैं हमारे बंदे पूरे हैं, 183 हमारे पास है, तो राना सनाउल्लाह को क्यों गालियां दे रहे हो यार? राना सनाउल्लाह ने कहा जी बंदे 5 वोट डालने नहीं आएंगे। कहा ओ राना सनाउल्लाह ने कह दिया बंदे उठा लेंगे, अगवा हो जाएंगे। भाई उन्होंने कहा नहीं आ सकते, आगे पीछे हो जाएंगे, वोट डालने नहीं आएंगे। बड़ी वजाहत से उन्होंने बताया, अपनी ख्वाहिश के तहत उन्होंने कहा, लेकिन उसके ऊपर प्ले अप हो गया, सारा मीडिया तमाशा खेल गया, पूरा सोशल मीडिया पे भी तमाशा लग गया। हाँ ये बदकिस्मती है, इससे मुल्क का फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। इलेक्शन जो पहले हुआ उसके ऊपर अदालती फैसले आए, जो कुछ अभी तक हुआ है इससे कोई स्टेबिलिटी नहीं होनी। कल जो भी रिजल्ट निकलेगा, आज फवाद चौधरी कह रहे हैं मेरे पास 183 है, बाकी 4 खान साहब के साथ हैं वो भी आ जाएंगे, 187 हो जाए। तो भाई फिर ये सारा कजिया क्या है? फिर हाई कोर्ट में जाके क्या बयान दे रहे हो कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है? किसको उठाया जा रहा है? बंदे आपके पास है, क्लेम आप कर रहे हैं, कह रहे हैं 4 खान साहब के पास है, 183 मेरे साथ खड़े हैं। तो फिर क्या लेने गए हाई कोर्ट, क्या लेने गए सुप्रीम कोर्ट? कोई लॉजिक तो बता दीजिए ना, लेकिन उसके ऊपर हम बहस किए जा रहे हैं। कायरा साहब एक तासुर है कि जरदारी साहब के हवाले से कि मतलब ही इज़ मतलब मंजे हुए सियासतदान है और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट चेंज करने से फिर लेकर फिर चेयरमैन सेनेट चेंज अपना लगवाने पर उस वक्त पीटीआई के साथ मिलकर, उसके बाद फिर जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी सेनेट का मेंबर इलेक्ट करा दिया, उसके बाद फिर जो रजीम चेंज है उसमें सिंध हाउस पे फोकस इतना आया कि कहा यह जा रहा था कि जनाब मतलब बड़ी शातराना चाल जो है वो जरदारी साहब सियासत में चलते हैं। बात यह है कि अगर पंजाब में स्टेक तो सबसे ज़्यादा इस वक्त बड़ा शरीफ ख़ानदान का है। 17 जुलाई के अगर इंतखाबात का नतीजा देखें जिस पर शरीफ ख़ानदान या PMLN का ये क्लेम था कि हमने बहुत इलेक्शन देखे हैं, पंजाब तो हमारे हाथ से कहीं पे भी नहीं जाता और हम कोई बहुत कंफर्टेबल हैं, हमें किसी की भी मदद नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने कोई रिक्वेस्ट की कि जरदारी साहब आप ही अपना चांप प्ले करें, आप माशाल्लाह ज़्यादा बड़े। पहली गुजारिश ये है सिंध हाउस में कुछ लोगों को ठहराया गया, बिल्कुल उनकी निगरानी की गई क्योंकि खदशा था वहाँ सब कुछ रखने के बावजूद, सिक्योरिटी होने के बावजूद वहाँ पे हमला हो गया। और अगर वो लोग अपने कमरों में बैठे होते, अपने घरों में बैठे होते, फिर क्या होता? फिर जाके आप उनको बचा लेते, मैं जाके बचा लेता, क्या होता? उसकी जिम्मेदारी आप पे आनी थी, मीडिया पे आनी थी, किस पे आनी थी? सही, ठीक। उन लोगों को प्रोटेक्ट किया गया। अच्छा वो लोग प्रोटेक्ट ना होते, वो खान साहब के पास रहते, फिर क्या होता? उनके तो इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए थे, उनके वो मेंबर उनके पास भी रहते, उनके साथ नाराज ना भी होते तो वोट उनके पास नहीं थे, तो सिंध हाउस का क्या रोल रह गया? मतलब उसकी लॉजिक तो बता दीजिए ना कि क्या सिंध हाउस की वजह से ये सारा कुछ हुआ? आंसर इज नो। उनके इत्तेहादी साथ छोड़ के इसलिए हो गया। सही, ठीक। और उनके ये दोस्त जो उनसे नाराज थे और जो सिंध हाउस में जाके बैठे वो उनसे पहले से नाराज थे। नूर आलम कितने अरसे से नाराज है, राजा रियाज कितने अरसे से नाराज है, नवाब शेर वसीम कितने अरसे से, वो तो अरसे से नाराज थे, कई सालों से नाराज थे उनसे। और वो खुल के असम्बली में बातें करते थे, मीडिया में बैठ के एतराज़ करते थे PTI पे, उसके ऊपर भी। और आज भी आपका सवाल वही, आज भी अपने सिंध हाउस का जिक्र से आप चले। सो मेरी गुजारिश यह है कि इन मामलात को ज़रा रैशनली देख के, उसकी सब्सटेंस देख के फिर इसके ऊपर खड़े हुई। मैं हाज़िर हूँ। सवाल ये है, जरदारी साहब गए हैं, हम उनके इत्तेहादी हैं, जिस गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, बिल्कुल। जरदारी साहब
बहुत कमाल के मतलब सियासत करने वाले आदमी हैं, उन्होंने अपना वर्थ प्रूव किए। अब वो चौधरी शुजात साहब के पास गए और तो कहीं नहीं गए, वो गए थे मीटिंग में, मीटिंग सारी जमातों की हुई, सारी जमातें वहाँ थी। उसके बाद वो कल से वहाँ हैं और इस इलेक्शन से बहुत पहले से वो गए हुए थे। अब वो पंजाब में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमारी पार्टी को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमने जाके पंजाब में अपना ग्रुप अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं बतौर लीडर, उनका हक है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जरदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब से मिलकर क्या उनको पैसे ऑफर किए? ऐसा तो क्या कह रहे हैं, मतलब नहीं हो सकता। कोई चीज तो देखो ना, आपने कायरा साहब मेंशन किया कि आप पंजाब में चैलेंजेस हैं बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिल्कुल है। तो वहीं पर आपका सपोर्टर, वर्कर, नजरियाती वोटर, नजरियाती पीपल्स पार्टी का, भुट्टो का लवर शदाई जो है वो वहां पर परेशान भी है कि जनाब मतलब पहले अपनी पार्टी की तो जड़ें दोबारा मजबूत कर लें आप, मतलब जो जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पंजाब में PMLN ने, आप मतलब उन्हीं को बचाने जा रहे हैं। अब ये ठीक है, समझ में आती है कि मुफाहमत है इस वक्त मामला, लेकिन फिर भी एक वोटर तो है ना। अब आप एक कमर जमान कायरा इस वक्त ना कैबिनेट मेंबर है, ना इस वक्त वो मतलब गवर्नमेंट में मौजूद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक भुट्टो के पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड सपोर्टर वर्कर हैं। उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है इस सारी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई? देखिए, मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं बहुत दफ़ा अपने गुस्से, अपनी तकलीफ़ें, अपना गम अपने दिल में समोता हूँ और ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के मुताबिक पॉलिटिक्स करता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद ने। भुट्टो साहब के कत्ल के बाद, उनकी शहादत के बाद जिन जमातों के साथ मिलकर MRD बनाई थी, उनमें वो लोग शामिल थे जो ज़ियाउल हक का हथियार बने थे। सही। तो क्या कहूँ कि इक़्तिदार के लिए क्या था, इस मुल्क में जमहूरियत की गाड़ी चलाने के लिए क्या था, अपने दुख समोड़ लिए थे अपने दिल में, और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का रास्ता इख्तियार किया था। ये बात दुरुस्त है कि हमारा माजी बहुत तल्ख है मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन हमारा माजी बहुत तल्ख है जमात इस्लामी के साथ, हमारा माजी बहुत तल्ख है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, हमारा माजी उससे तल्ख है MKM के साथ। तो क्या उनके साथ हमारे इत्तेहाद नहीं होते? क्या आज सही आप जो मुझे अभी कह रहे हैं, क्या आज इमरान खान साहब जिस शख्सियत के लिए पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारी जमात, उनका हक है, उस शख्स को वो क्या कहते थे? सही, ठीक ठीक, कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है? तो फिर ये मानते हैं कि वो इमरान खान साहब भी जमहूरियत के लिए उन्होंने भी वही किया जमहूरियत के लिए जो आप ये कह रहा हूँ, उनका हक है जमहूरी हक। वो चौधरी परवेज इलाही साहब का साथ दें, वो किसी और को साथ लेके चले। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उनसे परे होगा, खान साहब का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो उनसे परे होगा, भले वो नेक आदमी हो, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और जो पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू हो, जब उनके गले मिल जाता है वो दूधों नहा जाता है। ये खान साहब का अपना मिजाज है, लेकिन इस वक्त खान साहब उसी बंदे को कर रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल ये है कि इस वक्त क्या होना चाहिए, हमारा रोल क्या है? आसिफ जरदारी साहब ने पंजाब हुकूमत के लिए भी अगर कुछ कर सकते हैं तो करना है, हमारे इत्तेहादिया, हम वहाँ भी स्टेक होल्डर हैं, छोटे स्टेक से हैं तो सही। ठीक। दूसरा, हमने अपनी फेडरल गवर्नमेंट भी चलानी है और चौधरी शुजात साहब के मेंबर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो उनसे मिलना, उनसे बातें करना, क्योंकि सियासत कल रुक तो नहीं जानी ना, कल जो भी रिजल्ट आएगा कल सियासत रुक तो नहीं जाएगी, इससे आगे फिर चलनी। बिल्कुल सही। कारा साहब इस वक्त ब्रेक पे जाएंगे, और जो आपने अभी बात की कि जमहूरी सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क की खातिर जो है वो बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं, और जिनके साथ मुखालफत भी रही हो उनको गले भी लगाना पड़ता है। इस पर आपकी बात रोकते हुए देखिए ना, एक और चीज़ है, इस वक्त ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या है? आज कौन मुझे सबसे ज़्यादा बेवजह गालियाँ दे रहा है? आज कौन पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा लत्ते ले रहा है? आज कौन मेरी क़यादत के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा के उनको जेलों में डालना, कौन है? PTI। तो मैं PTI से मोहब्बत करूं क्या? बिल्कुल सही, आप नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपका बिल्कुल इस आर्गूमेंट सही है कि मुल्क की बेहतरी के लिए या अपनी जो भी समझबूझ होती है सियासी क़यादत की, वो उसके मुताबिक आगे चलती है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, चलें पंजाब में तो कल जो होगा वो हम देख लेंगे और उसके बाद आइंदा की सियासत जो होगी उस पर भी आपसे बात होती रहेगी। लेकिन गुज़िश्ता 3-3.25 महीनों में जिसके लिए रजीम चेंज हुई, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका, उसकी वजह से इस वक्त मुल्क जो है सबसे वर्स्ट मुआशी सूरत हाल से गुज़र रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब अगर इंतखाबात होते हैं तो इसके बाद कोई इस्तेहकाम आ जाएगा आइदर वे, चाहे मतलब हमजा शहबाज जीते हैं या परवेज़ इलाही साहब जीते हैं, या फिर उसी तरह की सियासत हमें नज़र आएगी कि नहीं छोड़ूंगा, निकल आऊँगा, और आप लोगों की तरफ से भी कि जी नहीं इलेक्शंस तो होंगे साल बाद ही? देखिए, जब से खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, सदर पाकिस्तान इमरान खान साहब, द देन प्राइम मिनिस्टर, द देन स्पीकर, देन डिप्टी स्पीकर एंड नाउ स्पीकर पंजाब असम्बली, इन सब के रोल को आप देखें। पीटीआई ने एज ए होल क्या रोल प्ले किया। अगर उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए तो उनका नंबर गेम ख़त्म हो गया। तो वो बड़े असूल वाले हैं ना, वो सबसे कहते हैं बड़े असूल वाले छोड़ दो। वो सारे कह रहे हैं कि आज हमजा को चाहिए वो पीछे हट के बैठ जाए क्योंकि वो उसका नंबर नहीं रहे। तो कल आपके नंबर नहीं रहे थे, आपने छोड़ दिया था। कल आपको अदम एतमाद की मूव आई, आप कहते थे लाओ मेरे खिलाफ अदम एतमाद की मूव आई, तो आपने कहा शुक्र है ये फंस गए, अब जब छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद साजिश का बयानिया आ गया, आपने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, सवाल यह है कि इत्तेहादी आपके छोड़ गए, आपने कहा जी लुटमार हो गई, सेल लग गई। खान साहब का जो अपना रवैया था, जो सदर पाकिस्तान का रवैया था, जो कौमी असम्बली के स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का रवैया था, और जो पंजाब असम्बली में हुआ, जो तमाशे यहाँ लगे, इन्हीं तमाशों के ऊपर बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ना कि ये देखना चाहिए सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको आइंदा के रोकने के लिए कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और हुकूमत को फैसला करना चाहिए। छोटी बात नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक। उन चीज़ों की वजह से इस वक्त अगर इमरान खान साहब आज अगर पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? क्या हम हैं? हमने तो खान साहब का नंबर गेम आउट कर दिया ना, उनके मेजॉरिटी उनका लूज़ कर गए। उनको अपनी पॉलिटिकल लॉजिक बात ये मानती थी कि अगर आपके नंबर गेम ख़त्म हो गए, आप पीछे हटे, आप उन्हें कहें जी ठीक, जिसके पास मेजॉरिटी है वो रूल कर ले। आज आप यही डिमांड कर रहे हैं ना हमसे, पंजाब में से यही डिमांड हो रही है ना। सो आपने वो नहीं की, आपने कहा मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, और आपने हर सारे जान का गंद कर लिया। उसकी वजह से आज भी वो लड़ाई जारी है। खान साहब अपने जो जमात उनका साथ नहीं देगी, उनके साथ चलेगी तो ठीक है, परे हट गई तो वो मुल्क दुश्मन है, ठीक है। जो इदारा साथ नहीं देगा वो गद्दार है, जो फर्द साथ नहीं देगा, ये मिजाज, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कभी स्टेबिलिटी नहीं आने देगा, वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो। ये स्टेबिलिटी की तरफ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, अब बर्डन तो सारा आपके ऊपर है और आपसे ज़्यादा PMLN की लीडरशिप पर, जिनको वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो कहा यह जाता है कि जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ मईशत भी जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती। ज़मीर, ये बात तो दुरुस्त है। कब तक अवाम इसका मतलब खुमियाजा भुगत रही है? इकोनॉमी का यही सूरत है। अब इसका क्या इलाज है? अगर जिम्मेदारी इमरान खान की हो फिर भी कसूरवार में। वो भाई आप सब लोग क्या कहते हो? जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो क्या कहा था बिलावल साहब ने? कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहा था जरदारी साहब ने कि ये गवर्नमेंट जो है कोई एक जमात नहीं चला सकती, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती, मिल बैठ के करना चाहिए। क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब ने? उन्होंने कहा था क्या ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, हाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, COD 2 करते हैं और हम अपने केस भुगतते रहेंगे। लेकिन खान साहब ने सिवाय गालियों के और मुगलजात के क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ एनोरो चाहते हैं। और कौन सा एनोरो? एनोरो खान साहब ने अपने आप को दिया, अपनी जमात को दिया। लेकिन हमारी तरफ से तब भी ऑफर, ये गवर्नमेंट बनती है फौरी तौर पे फिर दोबारा ऑफर करते हैं, सारी तलखियाँ, गलतियाँ, ज़्यादतियाँ, गालियाँ भूल के फिर कहा कि भाई आओ आज भी। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल बड़े गंभीर है, इकॉनमी शदीद तनाव का शिकार है, बेहतरी के आसार हो जाएंगे। आज भी इस पर बड़ी डिटेल बात हुई, लेकिन इस वक्त बहुत तंग है लोग। हमारे फैसलों की वजह से भी लोगों की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आई है और वो लोग जनरली हमसे नाराज़ हैं। मतलब अगर 100 रुपये डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है और उसकी वजह से हर चीज़ में आग लग जाती है, बिजली है, तेल है, गैस है, खाने पीने की अशिया है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो नेचुरली जो फिक्स्ड इनकम सैलरी ग्रुप है, भले वो छोड़े, आप और मैं भी दोनों तंग हुए कि यार ये तो मुश्किल हो गया। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं थे। सो इससे निकलने के लिए इस वक्त जिस हम अजाब का शिकार हैं, इससे निकलने के लिए इज्तिमाई फ़िक्र की और फैसलों की ओनरशिप की ज़रूरत है। और इज्तिमाई ओनरशिप जिस तरह हमने 18वीं तरमीम की, सारी जमातों ने उसको ओन किया, किसी को अच्छी लगे ना लगे, वो आज तक अपनी जगह मौजूद है, उसको हटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि सब उसके स्टेक होल्डर होते हैं उस फैसले के।
इस वक्त ज़रूरत है। कौन नहीं कर रहा? अच्छा, सारे चैनल के सारे एनालिस्ट, सारे एंकर्स ये कहते हैं कि इस वक्त कौमी क़यादत को, सियासतदानों को वो बुर्दबारी का मज़ार है, सबको मिल बैठना चाहिए। कौन नहीं बैठ रहा? कौन नहीं बैठ रहा? हम तो सारे बैठ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि बैठ जाएंगे, आके इंतखाबात करवा लें, उसके बाद सब बैठ जाएंगे आके, जो जो जितने नंबर लेगा, जिसकी हुकूमत बनेगी, फिर जाके दोबारा असेंबली को आबाद कर लेंगे और सब। खान साहब की बात पे अगर कोई जान थी तो उनको चाहिए था ना कि वो, क्योंकि सोल्यूशन समझ रहे थे कि इलेक्शन है, तो वो केपी में अपनी असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, वो पंजाब से इस्तीफा दे देते, वो कश्मीर की असेंबली डिसॉल्व करते, वो जीबी की तो बात बनती ना कोई। भाई जहाँ आपके ज़रा सारे पाँव लगने का चांस है तो वो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ से नहीं हट रहे, वहाँ अपनी गवर्नमेंट है उसको नहीं छोड़ रहे, और फेडरल गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं कि इसको इस्तीफा दे दो, ये गवर्नमेंट ख़त्म कर दो। ये क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है इसमें? नहीं, अगर कारा साहब इतनी परेशानी है, मामला बहुत मुश्किल हैं, जिस तरह आपने कहा कि आज भी इस पर काबीना में के इजलास में बात हुई, तो निकल जाएं इसमें से। ओके, निकल गए, फिर क्या होगा? केयर टेकर सेटअप आज है, केयर टेकर सेटअप आ गया, जो भी है उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ गया 3 महीने के लिए। क्या वो IMF के साथ बेहतर डील कर लेगा? क्या वो इस वक्त जो आलमी तो हमारी माशी ज़िंदगी है, आपने दुनिया के बहुत सारे फोरम से, मुल्कों से आपने राब्ते करके उनसे ताल्लुक़ लेना है, तावन लेना है, क्या आप उनसे बेहतर ताल्लुक़ ले लेंगे? क्या इस वक्त जो इंटरनल दबाव है, क्या वो ज़्यादा बेहतर दबाव हमसे बर्दाश्त कर लेंगे? खान साहब जिस तरह की सियासत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उस तरह की सियासत को वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गाली गलोच कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को एक फ़ैसला आता है, उसके बाद उनको फांसी के फंदे गिनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में वो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कमाल कर लेगी? उससे और चीज़ें बिगड़ जाएंगी। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमें इसकी पॉलिटिकल कास्ट अदा करनी पड़ रही है, कर रहे हैं, लेकिन हमें चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए। हाँ, जिसका जो मैंडेट है, और खान साहब को भी हक है, वो हमारे ऊपर एतराज़ करें, तनकीद करें, जलसे करें, जुलूस करें, रैली करें, और हमें लॉजिकली, हमें लीगली, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हटाने की जो कोशिश है वो भी करें, वो जारी रखें। चलें इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि एक सोच अब नाज़रीन ये भी है कि कुछ हलकों में ओपनली तो नहीं कहते, कभी किसी के मुंह से निकल जाता है कि पार्लियामेंट में आकर भी बात कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मौजूदा हुकूमत को इलेक्शन के डेट के ऊपर बात करना चाहे, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मतलब उसको तब्दील किया जाए और उसको हटा के फिर कोई बात की जा सकती है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। कमरज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कमरज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। कायरा साहब, एक चीज़ ये है कि चलें इलेक्शन हो गए, हमज़ा आ गए या परवेज़ इलाही साहब, ज़्यादा उम्मीद अभी तक यही है कि परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं। PTI के पास क्या ऑप्शन हुई? जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो अगले ही लम्हे में डिज़ोल्व कर दूंगा पंजाब असेंबली, KP असेंबली डिज़ोल्व करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो झूठ बोलते रहेंगे। खान साहब जिस तरह उनका स्टाइल है वो करते रहेंगे। वो डिमांड यहीं से करेंगे कि आप असेंबली डिसॉल्व करो, वो डिमांड हमसे करेंगे कि इलेक्शन की तरफ जाओ। अब मसला क्या है? खुद वापस आएंगे पार्लियामेंट में? ये एक मतलब उस दिन फवाद चौधरी साहब के मुंह से भी निकल गया और कहा ये जा रहा है कि कहीं पे हो रहा है कि अगर पंजाब हमें वापस मिल जाता तो लेट्स गो बैक। तो वो उनके लिए ज्यादा एम्बैरेसिंग नहीं हो जाएगा जब तक आप लोग कहते रहे कि आ जाएं भी, आ जाएं, आ जाएं? खैर उन्होंने वो कई बेशुमार फैसले हैं जो यू टर्न लेने के, तो वो कहते हैं यू टर्न वैसे भी बड़े लीडरों का कमाल है। खान साहब का तो ये कोट हाल ही में PFUG के फंक्शन में भी उन्होंने कहा, कोटेशन है ना उनका, तो उनका मशहूर बड़ी सेइंग है तारीखी। तो अर्ज ये है कि खान साहब का व्यू क्या है। वो चाहते हैं कि इलेक्शन कवानीन उनकी मर्जी की हो, इलेक्शन की मशीन उनकी मर्जी की हो, इलेक्शन का अमला उनकी मर्जी का हो, इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी का हो, और मीडिया उनकी मर्जी का हो, हमारे रियासती इदारे उनकी मर्जी के मुताबिक चले, अदालतें उनकी मर्जी के फैसले करें, और जिसको वो चाहें, जिसको खान साहब चाहें वो इलेक्टोरल प्रोसेस में रहे, इसके तहत वो इलेक्शन चाहते हैं। ज़मीर हैदर, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इमरान खान को एक फेयर इलेक्शन की सूरत में भी अगर इलेक्शन हारना पड़ गया तो वो उसको भी नहीं मानेंगे। इस इलेक्शन को आप सब मीडिया ने कवर किया, इसको सारे मीडिया ने। कोई वायलेशन मुझे बता दें एक। खान साहब के ऊपर बीइंग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन उन्हें कहता रहा कि आप ये जाके कंपेन नहीं करेंगे, वो करते रहे, वो फाइन कराते रहे, मजाक उड़ाते रहे खुद उस कानून का। आज वो मुतालबे कर रहे हैं। क्या हमारी तरफ से भी किसी वजीर ने उसकी वायलेशन की है? क्या किसी जगह जाके तरक्याती काम कराए हैं, कोई अनाउंसमेंट्स की हैं, कोई वजीर आजम गया है, कोई वजीर आला गया है, किसी जगह हुआ कुछ? लेकिन वो कहते हैं अब ये इलेक्शन भी शफाफ नहीं हुआ, इसमें भी धांधली हुई है।
15 सीटें लेने सबूत कोई नहीं है, नहीं कोई सबूत नहीं है, किसी एक जगह ठप्पा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये 20 टोटल पोलिंग स्टेशन से सारा मीडिया, और अब तो मीडिया एक तरफ, अब तो हर बंदे के हाथ में मीडिया है यार, सही, हर बंदा खड़ा हुआ फोटो ले रहा था। सिवाय इसके कि किसी जगह मेरा आपका तू तकार हो गया, किसी जगह झगड़ा छोटा मोटा हो गया, वो लोगों में होता रहता है, लेकिन क्या कोई स्टैंडर्ड प्लान, कोई उसमें ड्रामा था? अगर शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आप अपनी 15 सीटें जीत गए, अपनी जीते ना, वो उनकी सीटें नहीं जीते, ये भी एक अलग बहस है कि खान साहब अपनी 20 सीटें जो उनकी लूज हुई उसमें से 15 सीटें जीत के करें, मैंने कमाल कर दिया। वे फॉरवर्ड तो सिंपल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक इज्तिमाई फ़िक्र और शऊर की ज़रूरत है। खान साहब को चाहिए सारी सियासी जमातें आज भी इकट्ठे बैठने को तैयार हैं फॉर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नंबर 3 नैब रिफॉर्म्स, इसके ऊपर बात करने को तैयार है, ख़ास तौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और उसके साथ खान साहब अपना काम करें, बिल्कुल हमारी मुखालफत करें, टिका के करें, उनका हक है, लेकिन जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम भी करें, और इदारों को भी अपने अपनी रिफॉर्म्स भी करने की ज़रूरत है। और खान साहब को भी चाहिए कि इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें। हाँ, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो गवर्नमेंट गिरा सकते हैं तो उनका हक है गिराएं, अब वो अपनी गवर्नमेंट ले आएँ और आके इलेक्शन करा लें। अगर खान साहब को इलेक्शन ही हाल नज़र आ रहे थे ज़मीर हैदर, तो जिस दिन तक बिलावल साहब इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे, उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आया था, हम तो कहते आ रहे थे ना कराची से अदम एतमाद होगा, तो खान साहब असम्बलियाँ डिसॉल्व करके इलेक्शन करा लेते ना यार। ये तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, ये कौन सा तरीका है कि 3 जगहों पे आपकी हुकूमत है, वो आप असम्बली डिसॉल्व नहीं करते, चौथी जगह पे आपको हुकूमत मिलने का अमकान है। चलें, आप अपने बदतरीन मुखालिफ को जिससे आप नफरत करते हैं, नहीं, इसके ऊपर मेरी राय ये है कि मुझे अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल असेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर उम्मीद की जा सकती है तो फिर वही जो शुजात साहब के पास बार बार जा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो डरे हुए हैं। 63A की तशरीह भी आ चुकी हुई है। देखिए, मैं क्या करूं, मैंने तो पहले भी इसकी वजाहत कर दी है कि एक तरफ मेरा अंदाज़ा है और मैं समझता हूं कि अब हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। करेंगे नहीं, खान साहब भी नहीं करेंगे, चौधरी साहब भी नहीं करेंगे। चौधरी साहब, परवेज़ साहब भी बड़ी आला गुफ्तगू फरमाते हैं, बड़ी अच्छी काम करने के हवाले से ज़रा उनका किरदार देख लीजिए। माजी छोड़ दीजिए, माजी करीब को, गुजरात भी छोड़ दीजिए, जो कुछ उन्होंने आला किस्म का किरदार पंजाब असम्बली के अंदर किया, उसके बाद कोई कहने की बात रह जाती है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हम सबको, अगर कोई ज़मीर की आवाज़ पे जाना भी चाहे तो नहीं जाएगा ना, डरेगा। अब तो लोग कहते हैं कि जी छोड़ेंगे नहीं, बाहर घरों से जाके निकाल लेंगे अगर कोई पार्टी लीडरशिप के खिलाफ जाएगा। फिर आर्टिकल 63A की तशरीह भी आ गई यार, ज़िमनी इंतखाबात भी इसी वजह से हुए। मसला ये है कि जिस तरफ इमरान खान साहब चीज़ों को ले जा रहे हैं, घरों से निकाल लेंगे, में नहीं जाने देंगे, सब रेस्टोरेंटों में नहीं जा सकेंगे, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, लोगों को मुश्तैल कर रहे हैं। वो मुआशरे को जिस तरफ ले जा रहे हैं उसके जवाब में लोग लड़ेंगे। अगर मेरे घर पे किसी भी जमात के लोग आके मेरे घर की दीवार फुलांगना चाहेंगे, मैं ये मर जाऊंगा या मार दूंगा यार। ये घर घर कराना चाहते हैं इमरान, यही अनारकी है ना, और यही हम कहते हैं कि वो अनारकिस्ट है। नहीं तो 25 मई को आप लोगों ने भी तो खैर किया ना, पंजाब में लोगों के घरों पे दीवारें कूद के गए, जाके उठाने की कोशिश की। 25 मई को ये भी हाल ही में जो बदतरीन शेलिंग हुई इस्लामाबाद में, वो भी तो हुआ। किसको उठाया आपने? उठाने गए, पुलिस वाले गए, गेट फैलान के गए, वीडियोस। देखिए, लोगों के घरों में ये जो है ना, आप अपने जो लोगों को गिरफ्तार करना एक और सूरत हाल है। लाभ में जब आप एक बड़ा वायलेंस अवॉइड कर रहे होते हैं, आप एक बड़ा मॉब अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि मॉब इकट्ठा हो जाने के बाद मॉब कंट्रोल नहीं हुआ करता। ये गवर्नमेंट के अपने और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं गवर्नमेंट, देखे ना, एक और चीज़ है, आप खुद समझदार आदमी है, एक बड़ा मॉब इकट्ठा हो गया, 50,000 का मॉब इकट्ठा हो जाए, काबू नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इंतजामिया का काम ये होता है कि वो मॉब इकट्ठा नहीं होने देते, उसके लिए वो रास्ते भी रोकते हैं, उसके लिए वो लोगों की जो अहम लोग होते हैं उनकी गिरफ्तारियाँ भी करते हैं। और ये देखो ना ज़मीर, ये कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का तो काम नहीं है ना। अगर किसी जगह पे पुलिस वालों ने किसी गाड़ी को डंडे मार दिए, तो ये क्या प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा था? ये क्या बिलावल साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी? ये क्या आईजी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी? वहाँ उनके एसपी की गाड़ी तोड़ी गई, उसके जवाब में उन्होंने डंडे मार दिए, मौके पे एक रिएक्शन आ गया, उसको हम पॉलिटिकल लीडरशिप के खाते में डाल दें सारा कुछ कि ये प्लान करके हुआ है। ये भी ऐसा नहीं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कमर मंकारिया साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।